हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में जो कि हमारा लास्ट 4 आवर का लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम 5 अध्याय तक कर चुके हैं। छठवां और सातवां आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न देखो, सबसे पहला प्रश्न जो कि मोस्ट कॉमन प्रश्न है, आता ही है। ठीक है, और अगर ये यहाँ पर ना आए तो भी हमें ये याद रखना है क्योंकि इसका प्रूफ आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास में कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या होती है। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तब वह रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या कहना चाह रहा है, देखो इसका मतलब होता है कि कोई त्रिभुज है, ये भुजा है, इसकी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है और दोनों को बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये मान लेते हैं एबीसी है और ये डीई है। तो ये जो अनुपात है एडी अपॉन बीडी बराबर होगा एई अपॉन में ईसी। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना है और टेबल भी बनाना है। ठीक है, अगर 2-3 नंबर में आता है तो बिल्कुल बनाना है, 1 नंबर में आता है तो चॉइस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या आता है, थेल्स प्रमेय लिखी है। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या होती है, यही होती है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी हो गया। इसके बाद में दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, मतलब कि समरूप होने की कंडीशन लिखना है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, उनके, ब्लू से लिखते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत हो जाए, समानुपाती हो। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में सभी वृत्त और वर्ग सदैव समरूप होते हैं। ठीक है, तो सत्य है या असत्य, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्यों सत्य बात है, क्योंकि मान लो यदि आप कोई वर्ग बनाते हो, तो ये थोड़ा सा, मान लो आप कोई वर्ग बनाते हो तो आप छोटा बनाओ या बहुत ज्यादा बनाओ, बड़ा बनाओ, इसके जो संगत कोण है, ये देखो ये भी 90 रहेगा, ये चारों जो है वो हमेशा 90 डिग्री रहेंगे, संगत कोण बराबर रहेंगे और संगत भुजाएं जो है, ये इनका जो अनुपात है ये समान अनुपात में रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से वर्ग, सॉरी व्रत, ये एक छोटा सा गोला हो गया और ये एक बहुत बड़ा गोला भी मैंने बना दिया, तो ये जो इसके कोण है ये हमेशा 360 ही रहेगा। ठीक है, मतलब एंगल जो है बराबर है और इसमें तो कोई भुजा दिखती नहीं है, एक ही भुजा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद आते हैं समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। तो जिन आकृतियों, ये देखो यही है, यही है, कहाँ गया, ये है समरूपता की कंडीशन। तो जिन आकृतियों के संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं समानुपाती हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। ठीक है सर। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हमेशा ऐसा ही बनेगा, तीनों भुजाएं बराबर, ये तीनों बराबर बड़ा बनाएंगे तो ये तीनों भुजाएं भी बराबर, तो इसके जो कोण होते हैं ये 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समान अनुपात में। ठीक है सर, ये भी हो गया। इसके बाद में समरूप आकृतियों के उदाहरण दीजिए। ये दो उदाहरण है, देखो ये रहा उदाहरण, वर्ग, ये वर्ग हो गया और यहाँ पर वृत्त बना दो दो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, नोट कर लो। क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम आ जाते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो या तो ऐसा लिखा हुआ आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ आ जाएगा, यदि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं ये वगैरह वगैरह, और इसको क्या बोलेगा कि सिद्ध कीजिए। या फिर एक फॉर्म और आ सकती है, इस तरीके का त्रिभुज हमें दे देगा, कहेगा कि डीई समांतर है बीसी। ठीक है, डीई समांतर है बीसी, क्यों, क्योंकि देखो ये कह रहा है कि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है, एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है और दो भुजाओं को अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ऐसा दे देगा और कहेगा कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना होगा, एडी अपॉन में बीडी बराबर एई अपॉन में ईसी। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले रचना करेंगे। पहला क्या करेंगे हम लोग, पहली रचना होगी कि इससे इसको और इससे इसको मिला दो, तो ये दो त्रिभुज अलग अलग बन गए, डीई बी और डीसीई। ठीक है, और क्या करेंगे, यहां से लंब खींचेंगे। ठीक है, एडी के ऊपर एक लंब खींचेंगे, ये 90 डिग्री, और एई के ऊपर भी एक बार लंब खींचेंगे, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये एम और ये एन। अब देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर जो भी हम रचना करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें त्रिभुज लेना है। त्रिभुज कौन सा लेना है, एडीई, त्रिभुज एडीई, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम दोनों में से कोई भी एक लंब ले सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अब आधार क्या होता है, जिस जो मतलब लंब जो है हमारा, जिस भी भुजा के ऊपर होगा वो हमारा आधार होगा। अब ये लंब देखो एम ई या ई एम, ये किसके ऊपर है, एडी के ऊपर, तो एडी हमारा यहाँ पर आधार हो जाएगा 1/2 गुना एडी, और ऊंचाई कौन सी, यही वाला लंब एम ई। ठीक है, इंटू एम ई। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज ले लो, डीई बी, त्रिभुज डीई बी,
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब सर इसमें तो कहीं लंब हमें दिख ही नहीं रहा है। नहीं, देखो ये अब यदि बीडी भुजा है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ जा रही है, ठीक है, और इसी भुजा के ऊपर ये एमई लंब है, ठीक है, तो हम ऊंचाई एमई ही ले लेंगे और आधार क्या ले लेंगे? ये वाली भुजा डीबी भुजा ले लेंगे या बीडी भुजा ले लेंगे। तो बीडी लिख देते हैं और 1/2 तो जैसा का वैसा। अब यदि ये इसको मैं 1 कहूं और इसको 2 कहूं और 1 डिवाइडेड बाय 2 करूं, समीकरण 1 यहीं पर लिख देता हूं, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको यदि मैं यहां से डिवाइड करूंगा तो ये एमई से एमई कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा? एडी बटा बीडी। क्या आ जाएगा? एडी बटा बीडी आ जाएगा। देखो एक साइड का आ गया, दूसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, सेम एडीई, लेकिन लंब कौन सा लेंगे? डीएन, त्रिभुज एडीई, और लंब कौन सा लिया है मैंने? डीएन लिया है, तो 1/2 गुना, अब आधार क्या हो जाएगा? एई हो जाएगा, एई इंटू डीएन, और सेम अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? ये वाला, क्योंकि इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे तो डीएन आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से 1/2 और त्रिभुज कौन सा है? डीई सी या डीसीई, 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा हमारा? ईसी, है ना, हाँ, ईसी हो जाएगा, और ऊंचाई यही वाला लंब डीएन, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? एई अपॉन में ईसी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग समीकरण नाम दे दो। अब कहां तक के हो गए थे हमारे? 2, और ये हो जाएगा 4, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब सर इनको बराबर कैसे लेके आए? इनको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि त्रिभुज डीईसी और डीईबी, ये वाले जो त्रिभुज है हमारे, ये वाले दो, ये जो है एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल जो है, इसका और इसका क्षेत्रफल जो है ये होगा बराबर। अब ये बराबर होगा तो इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूं। अब बटे में भी करूंगा तो यदि मैं इसको उठाकर इसकी जगह पर लिख दूं तो इसके बराबर क्या आ गया? एडी बटा बीडी आ गया, और इसको उठाकर यहां लिख दूं तो एडीई के बटे में डीईसी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एई बटा ईसी, मतलब कि ये जो है ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यदि हम इसको रिप्लेस भी कर दें तो भी आंसर हमारा यही आ रहा है, तो ये हो जाएंगे बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं एडी अपॉन में बीडी बराबर ई अपॉन में ईसी। इसका रीजन हमें यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये जो है त्रिभुज डीईबी और डीईसी एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इसीलिए ये जो है अनुपात हमारा बराबर होगा, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये शॉर्ट में इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम थेल्स प्रमेय पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा हमें एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची गई है और वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना रहेगा? एडी के बटे में एबी बराबर एई के बटे में एसी। सर ये तो लास्ट जैसे ही दिख रहा है, थेल्स प्रमेय जैसा ही दिख रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है और सरल भी है। देखो लास्ट टाइम हमें क्या करना था? एडी के बटे में डीबी करना था, अभी हमें क्या करना है? एडी के बटे में एबी करना है, ठीक है। तो अब हम देखो यहां से क्या करते हैं, डीई समांतर बीसी दिया हुआ है हमें, तो सबसे पहले लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? यदि हमें ये दिया हुआ है तो इसका अनुपात एडी अपॉन में बीडी, एडी बटा बीडी बराबर किसके हो जाएगा? एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। अब इसी को मैं चाहूं तो पलटा के भी लिख सकता हूं, बीडी बटा एडी और ईसी बटा एई। एक साइड नहीं पलटाना है, दोनों साइड पलटाना है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, बीडी बटा एडी बराबर ईसी बटा एसी, ठीक है, ओ सॉरी एई, एई, ठीक है, ऐसे कर सकता हूं। अब यदि मुझे ये सिद्ध करना है तो मैं क्या करूंगा? दोनों पक्षों में 1 को प्लस कर दूंगा, ठीक है, 1 को ऐड कर दूंगा, दोनों पक्षों में +1 कर दूंगा, ठीक है। अब +1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये? या फिर 1 ना बोल के इसको क्या कहेंगे हम लोग? 1/1, मतलब 1/1। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो, बीडी बटा एडी प्लस 1/1 बराबर ईसी बटा एई प्लस 1/1। अब लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ आगे करते हैं, यहाँ करते हैं, काम करते हैं। लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा। लघुत्तम लिया तो एडी आ गया। अब लघुत्तम इन दोनों का गुणनफल आ गया, तो इसका इधर और इसका इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा बीडी, और इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में एडी बराबर। सेम तरीके से इसका लघुत्तम एई आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? ईसी बटा एई, ईसी प्लस एई, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो यहां से बीडी प्लस एडी, बीडी प्लस एडी, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलाकर हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर ए बी बटा एडी बराबर ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई, एई प्लस ईसी, तो ये हो जाएगा टोटल मिलाकर एसी के बटे में एई, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उल्टा करना था क्या हमें? अगर हमें उल्टा सिद्ध करना है तो हम इसको पलटा कर लिख सकते हैं ना दोनों को, तो ये हो जाएगा एडी के बटे में एबी
बराबर AE के बटे में AC, ठीक है। तो इस तरीके से भी, और यदि ऐसा उल्टा दिया रहेगा तो वैसे भी सिद्ध कर सकते हैं हम। अब यदि हमें यही सिद्ध करना था तो हमें यहाँ पर पलटाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे हम यहाँ पर एक प्लस कर देते, ठीक है। लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा कि पलटा कर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको सिद्ध कर देंगे, ये भी सिद्ध हो सकता है और ये भी, इसको पलटा कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। तो ये एक क्वेश्चन है, ये ऐसा डायग्राम है इसलिए ऐसा लगता है कि बड़ा होगा, बट बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो सबसे क्या पहले क्या कह रहा है हमें, ये चित्र दिया हुआ रहेगा और ये हमें बता देगा कि क्या क्या चीजें हैं, और सिद्ध क्या करना रहेगा हमें, पी ओ क्यू बराबर सॉरी समरूप रहेगा किसके, त्रिभुज एस ओ आर। तो हमें दो कोण या तो बराबर बता देने हैं या फिर भुजाओं का अनुपात हमें बता देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में सबसे पहले क्या, कोण पी ओ क्यू या फिर क्यू ओ पी, तो पी ओ क्यू बराबर है कोण एस ओ आर। कोण एस ओ आर क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। देखो ये क्रॉस और ये क्रॉस, तो ये वाले जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण, ये वाला ओ और ये वाला ओ जो है आपस में बराबर होंगे, तो लेकिन ये इस वाले त्रिभुज में शामिल है इसलिए इसका नाम पी ओ क्यू, और ये इस वाले त्रिभुज में शामिल है इसलिए इसका नाम एस ओ आर, ठीक है। अब दूसरा क्या है सर, दूसरा है कोण पी बराबर कोण एस, या फिर इसी को लिख सकते हैं क्यू पी ओ। कोण क्यू पी ओ, या फिर कोण पी बराबर कोण क्यू ओ सॉरी कोण आर एस ओ, या फिर कोण S, ठीक है। लेकिन कोण S नहीं कहेंगे क्योंकि कोण S जो है ये पूरा मिलाकर होगा, इसलिए इसको कहेंगे RSO, ठीक है। कोण RSO क्यों बराबर है, ये एकांतर अंतःकोण है। देखो ऐसे जा रहा है, Z बन रहा है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो अब दो कोण बराबर आ गए हैं हमारे, तो इस बेस पर जो है ये त्रिभुज पी क्यू सॉरी ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर, ठीक है। ये 1 मिनट वाला क्वेश्चन है, ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और इसके विकर्ण जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना रहेगा, AO बटा BO बराबर CO के बटे में DO, ठीक है। AO के बटे में BO बराबर CO के बटे में DO, ठीक है सर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हल करेंगे, तो हम यदि यहाँ पर ध्यान से देखें तो AO BO CO DO, AO BO CO और DO, ठीक है, ये दिया है, मतलब कि ये वाला और ये वाला त्रिभुज हमारे पास में आ रहा है। तो हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOB और DOC में, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम। अब इसमें हम देखेंगे यदि ध्यान से, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो है आपस में बराबर है, क्यों है, एकांतर अंतःकोण। तो कौन सा कोण है ये है अपना OAB। तो कोण OAB बराबर कोण OCD, ठीक है। एक कोण ये बराबर हो गया, एक ये वाला हो जाएगा, ये वाला कोण OBA बराबर कोण कौन सा, ODC, दोनों एकांतर कोण, कौन से, एकांतर अंतःकोण। और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, देखो ये वाला AOB और DOC, कोण AOB बराबर कोण DOC, ये क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो त्रिभुज जो है AOB और DOC समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC, क्यों है, AAA, एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी, ठीक है। अब ये समरूप हो गए तो इसके जो संगत अवयव है AO के बटे में CO या फिर OC, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, AO के बटे में CO, क्योंकि ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात, ठीक है। AO के बटे में CO, AO के बटे में CO बराबर BO के बटे में DO, BO के बटे में DO, ठीक है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, कौन से है, समरूप है, हाँ, समरूप त्रिभुज के संगत अवयव है, मुझे लगा सर्वांग सम है, ठीक है, संगत त्रिभुज के संगत अवयव। अब लेकिन हमें तो AO के बटे में BO करना है, तो क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इधर कर देंगे, ये हो जाएगा AO के बटे में BO बराबर CO के बटे में DO, ठीक है। देखो ये हो गया प्रूव, यही था क्या, हाँ यही था, ठीक है। तो ये हो गया सिद्ध। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, इसको लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, मैं पढ़कर बता देता हूँ। लंबाई 6 मीटर एवं ऊर्ध्वाधर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। लंबाई 6 मीटर, लंबाई यहां बनाते हैं, एक और बनाना पड़ेगा, लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, ये 6 मीटर ऊंचाई है।
उसकी जो छाया है, देखो जो परछाई होती है और जो बंदा खड़ा होता है, ये इसका जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है? तो ये हो गया स्तंभ और ये हो गई इसकी छाया। ये जो छाया है ये 4 मीटर की है और लंबाई जो है ये 6 मीटर है, ठीक है? तो अब ये इसको मैं यहाँ से यदि मिला दूँगा तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। अब यदि मैं इसको ए, बी और सी नाम दे देता हूँ, ठीक है? ये हो गया 90 डिग्री। ये पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, इसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। 4 मीटर है। अब आगे बढ़ो। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। अब मान लो कोई मीनार है ऊँची-सी, ठीक है? इससे ऊँची है। उसकी छाया जो है, ये जो है छाया, ये 28 मीटर है। ये है 28 मीटर, ठीक है? और ये हमें पता नहीं है h, और ये वाला कोण भी हमें नहीं पता है, ना ही ये वाला कोण पता है, तो इससे हमें लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है, ठीक है? इसको हम x नाम दे देते हैं। x नाम दे दो, y दे दो, z दे दो, कुछ भी दे सकते हैं, x डिग्री, ठीक है? इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब यदि हम ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दूं तो मैं इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बराबर रख के एच का मान निकाल सकता हूं, क्योंकि 3 मान मुझे पता है, एक नहीं पता रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम करेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, इसको दे देते पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे ये वाला कोण, कोण सी बराबर कोण आर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। कोण सी बराबर कोण आर क्यों है भाई? 90 डिग्री, या फिर कौन सा समकोण है, ठीक है? और ये वाला जो कोण है ये x डिग्री और ये वाला भी x डिग्री। सर कैसे पता कि दोनों x डिग्री है और दोनों बराबर है? पहले लिख दो यहाँ पर कोण b बराबर कोण q। अब कैसे पता कि ये बराबर है? ये है सूर्य के उन्नयन कोण। ये आपने चैप्टर 9 में अध्याय 9 में पढ़ा होगा, सूर्य से बनने वाला उन्नयन कोण। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है ये बराबर है, जो कि कोण x है, ठीक है? ठीक है, x डिग्री, ठीक है? तो ये दो बराबर आ गए, मतलब एंगल कसौटी से हमारा त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पर क्यू आएगा, पी क्यू आर के। अब यदि ये समरूप हो गया तो इसकी जो भुजाओं के अनुपात है, इनकी जो दोनों त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है, ये बराबर होंगे आपस में। तो AC के बटे में PR, AC बटे PR बराबर हो जाएगा BC के बटे में QR, BC के बटे में QR। अब इनके मान रख दो, AC का मान कितना है? 6 है। PR का मान कितना है? H है, हमें नहीं पता है, ठीक है? BC का मान कितना है? 4 है और इसका मान 28 है, ठीक है? अब इसको कर दो इधर या फिर इसको काट दो सीधे सीधे। 6 के बटे में H बराबर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। इसका कर दो इधर और इसका इधर, तो H बराबर कितना आ जाएगा? 42 मीटर। यहाँ से इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो H का मान कितना आ जाएगा? 42 मीटर, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर। इसमें हमें दिया है PE, QE, PF और RF के मान, और सिद्ध करना है EF जो है वो समांतर है QR के, ठीक है? अब हम थेल्स प्रमेय में पढ़ के आए हैं, यदि जो दो भुजाएं आपस में समांतर हो तो इसके अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है? या फिर इसी का उल्टा प्रमेय हम पढ़ के आए हैं कि अनुपात यदि बराबर हो तो जो दो भुजाएं हैं वो समांतर होती है, ठीक है? तो अब यदि हम इन त्रिभुज में देखें तो क्या हो रहा है, हमें ये भुजाएं दे दी गई है, ठीक है? अब हम भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे, ठीक है? PF अनुपात FR चेक कर लेते हैं पहले। तो PF अनुपात FR या RF, ठीक है? जो भी है, RF लिख देते हैं यहाँ पर, RF चेक करते हैं। इसका क्या अनुपात आ रहा है? PF कहाँ पर है? ये है 8 मीटर, और अनुपात क्या आ रहा है? 9 मीटर, ठीक है? तो इसका अनुपात आ गया 8/9, इसको समीकरण 1 दे दो। अब अनुपात चेक करते हैं हम लोग इन दोनों का, PE अपॉन QE, PE अपॉन QE ये चेक करते हैं। तो PE का मान कितना है? 4 मीटर, और QE का मान कितना है? 4.5 मीटर। सर ये तो अलग अलग दिख रहा है हमें, लेकिन नहीं, अभी देखो ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है कि ये दशमलव है। अब दशमलव को यदि हमें हटाना है तो ऊपर कर दो 10 का गुणा, ठीक है? मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो ऊपर कर दो 10 का गुणा, और यदि दो संख्या रहती तो कितने का करते? 100 का गुणा करते। तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे और नीचे लिख देंगे 45। कितना? 45, ठीक है? अब देखो ये हो जाएगा 40 के बटे में 45। इसको 8 के पहाड़े से कट कर दो तो 8 5 40, सॉरी 5 के पहाड़े से कट कर दो तो 5 8 40 और 5 9 45। तो देखो 8/9 और ये भी 8/9, यानी कि दोनों का अनुपात जो है वो बराबर आ रहा है। PF के बटे RF बराबर PE के बटे में QE, ये है बराबर। इसीलिए EF जो है या FE जो है वो समांतर होगा QR के, ठीक है? हेंस प्रूव, ठीक है? इसको नोट कर लो। अब हम चैप्टर नंबर 7 पर बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है? इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग अध्याय 7 पर, ठीक है? निर्देशांक ज्यामिति।
इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि भुज क्या होता है। तो भुज होता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। यदि डेफिनेशन मतलब एक नंबर में एक वाक्य में उत्तर में यदि आता है तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। और उसी तरीके से कोटि क्या होती है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। ठीक है, अब हमें दूरी सूत्र यदि पूछा है, दूरी सूत्र क्या होता है, तो यदि हमारे पास में दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ये हमारे पास में दो पॉइंट है और हमें इसकी दूरी, इसके बीच की दूरी बताना है। तो इसके बीच की दूरी कैसे बताएंगे हम लोग, अंडर रूट में x2 माइनस x1 सॉरी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है। अब मूल बिंदु से दूरी सूत्र, अब हमें एक बिंदु तो मूल बिंदु पता चल गया 0,0 और दूसरा पता चल गया x1, y1। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसी दूरी सूत्र में हम x2 की जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, x2 की जगह पर 0 रख दो या x1 की जगह पर 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग। ये माइनस x का वर्ग रहेगा तो माइनस x का वर्ग तो x का वर्ग ही होता है। ठीक है, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर x1 का वर्ग और y1 का वर्ग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, यदि हमें सेम इस तरीके से दो पॉइंट दे दिए गए हैं तो इसका मध्य बिंदु होगा x2 प्लस x1 के बटे में 2, कॉमा y2 प्लस y1 के बटे में 2 या y1 प्लस y2 के बटे में 2। निर्देशांक का सूत्र है, यदि उसके निर्देशांक x, y है, मतलब कोई बिंदु है मध्य बिंदु, उसके निर्देशांक x, y है, तो x बराबर क्या होगा, x2 प्लस x1 के बटे में 2 और y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 के बटे में 2। ठीक, ठीक है सर। अब इस बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें बताना है। ठीक है, मैं इसको x1, y1 बोल देता हूं और इसको x2 और इसको y2 बोल देता हूं। ठीक है, अब x वाला निर्देशांक हम निकालेंगे तो x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस माइनस का 4, तो माइनस का 4 तो यहां पर भी माइनस के बटे में 2, कॉमा और कहा गया दूसरा, हाँ ये माइनस का 5 प्लस का 5, माइनस का 5 प्लस का 5 के बटे में 2। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें निकाल लेना। यदि दूरी भी आ सकती है इन दोनों के बीच की तो वो भी हम ये वाले सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, अब x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है x, y, मतलब हमें टोटली जो है इस अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो x, y हम कैपिटल मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, x का सूत्र हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 के बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये सूत्र किसके लिए, x निर्देशांक के लिए। अब y के लिए क्या हो जाएगा, सेम m1 y1 प्लस m2 y2 के बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, सेम सेम तरीके से हो जाएगा। अब देखो, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x अक्ष से बिंदु P2, 3 की दूरी बताना है। ठीक है, तो अब कई लोग यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दूरी सूत्र लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से यदि हम देखें यहाँ पर, ठीक है, ये एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसमें बिंदु यहाँ पर P है जिसके निर्देशांक क्या है, 2, 3 है, मतलब ये x का मान है, यानी कि x का मान कितना है, 2, और यहाँ पर जो है ये 3 है, ये है y का मान। ठीक है, ये y अक्ष है हमारा। ठीक है, ये x अक्ष है। ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। x अक्ष से दूरी बताना है, x अक्ष से बिंदु P की दूरी बताना है। तो ये मेरा x अक्ष है, इससे दूरी कितनी होगी, 1, 2, 3, यहां से दूरी कितनी होगी, 3 होगी ना। अब 3 इकाई, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर जो भी है, यहां पर हो जाएगी 3 इकाई, या फिर ऑप्शन ना दिया रहे तो सीधे 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना, ना कि यहाँ पर कई लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए 0, y पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ से दूरी सूत्र लगाकर दूरी निकालना स्टार्ट कर देते, तो वैसे नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 इकाई। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इसमें हमसे सबसे पहले क्या कह रहा है कि बिंदु a, b और माइनस a, माइनस b के बीच की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। मैं इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कह देता हूँ। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है मेरा, a है, माइनस x1 है मेरा माइनस का a। ठीक है, माइनस का a रहेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये a हो गया और फिर होता है प्लस में इसका वर्ग। ठीक है, और प्लस में होता है y2 माइनस y1 का वर्ग, तो b प्लस b का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये a का वर्ग धन b का वर्ग करनी में। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये a और a 2a हो जाएगा, तो 2a का वर्ग प्लस
2b का वर्ग, ठीक है। तो इसी को यदि आगे करके लिखूंगा तो करनी में हो जाएगा 4a का वर्ग धन 4b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 4 को मैं लिख सकता हूँ अंदर 4a का वर्ग धन b का वर्ग, डिटेल में बता देता हूँ आपको। और 4 को यदि करनी से निकालूंगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, करनी में आ जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है सर। हल दूसरे पर आते हैं। 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं कह देता हूँ x1, y1 और इसको कह देता हूँ x2, y2, ठीक है। तो अब दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस का 5 माइनस x1 0 इसका वर्ग धन y2 0 y1 5, लेकिन यहां करना है माइनस, तो माइनस का 5 इसका वर्ग बराबर करनी में क्या हो जाएगा, -5 का वर्ग धन -5 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है सर। यहाँ पर बराबरी से करके लिखते हैं हम लोग। -5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 धन ये वाले -5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा सर, ठीक है। 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। अब 50 को करनी से बाहर निकालना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 5 गुना 5, 5 25 और ये दूनी 50, ठीक है। तो 5 बाहर आ जाएगा और 2 रह जाएगा करनी में इकाई, ठीक है। मीटर में दिया रहे तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, जो दिया है वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो संरेखी बिंदु क्या होते हैं, संरेखी बिंदु वो होते हैं जो एक ही रेखा के ऊपर स्थित हो, मान लो यहाँ पर और यहाँ पर स्थित हो, यहाँ स्थित हो, कहीं पर भी। तो हमें 3 बिंदु दिए हैं, 1,5 मान लेते हैं, 1,5 यहाँ पर ये बिंदु P है, एक 2,3 तो ये 2,3 ये Q है, और ये क्या होगा PQR मान लेते हैं, ठीक है। तो -2, -11, -2, -11। अब ये बिंदु यदि संरेखी है तो जो ये PQ और QR है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास में, PR आना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा मान इसका आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि हम तीनों की दूरी निकाल लेंगे, PQ, QR और PR। अब इसमें जो भी सबसे बड़ा मान हमारे पास में आएगा उसका मान जो है अन्य दोनों के योग के बराबर आना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लो अगर PR है तो इसका मान PQ और QR के योग के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर देंगे। हम हल करेंगे, सबसे पहले हम PQ निकालेंगे। PQ कैसे निकालेंगे, करनी में ये P है, ये Q है और ये R है, तो PQ x2 माइनस x1 का वर्ग, 2 माइनस 1 का वर्ग धन 3 माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग धन -2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है, करनी में। तो ये हो जाएगा करनी में 5, PQ हमारा करनी में 5 आ गया, ठीक है सर। अब QR निकाल लेते हैं। QR आ जाएगा हमारा -2 माइनस ऑफ 2 का वर्ग, -2 और इसमें से ये 2 को माइनस करेंगे, इसका वर्ग प्लस -11 -3, -11 -3 इसका वर्ग। तो ये QR हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा -4 का वर्ग यानी कि 16 प्लस 11 और 3, 11 और 3 कितना हो जाता है यहाँ पर 14, और 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196, ठीक है, करनी के अंदर, ठीक। QR बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 के 2, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 11 का 1, 1 नहीं 11 ही आ जाएगा सीधे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, हाँ नहीं 11 का 1, हासिल का 1 और 1 और 1 2, 212, ठीक है। अब निकाल लेंगे PR, अब निकाल लेंगे PR। PR का मान क्या है, ये करनी में -2 -1 का वर्ग धन -11 -5 का वर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का वर्ग हो जाता है 9 धन 11 और 5 हो जाता है 16, और 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग कितना होता है 96 के 6 हाजिर के 9, 16 कम 16 और 9 कितना होता है 16 और 9 25, 256, ठीक है। ये हो जाएगा 256 करनी में बराबर, ये हो जाएगा टोटल मिला के 265 करनी के अंदर PR। अब यहां से हम देखेंगे सबसे बड़ा मान यदि करनी का निकल के आएगा तो इसी का निकल के आएगा। तो PR जो है, PR कितना है 200, करनी में 265 बराबर क्या आना चाहिए हमारे पास में QR, यानी कि करनी में 212 धन क्या आना चाहिए करनी का 5, लेकिन ये जो है ये बराबर नहीं आने वाला है, ठीक है। ये बराबर नहीं आने वाला है, यदि बराबर आ जाता तो बिंदु संरेखी हो जाते, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है तो बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कह रहा है, क्या बिंदु 5, -2 6, 4 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये हमें पूछ रहा है, हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 बिंदु एक त्रिभुज के बिंदु मान लेते हैं, PQR या ABC मान लेते हैं, ABC। तो A बिंदु हमारा ये हो गया, B ये वाला हो गया और C ये वाला। तो यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यदि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं तो क्या हो जाएगा AB, AC और BC, इनमें से कोई भी दो भुजाएं बराबर आ जाएगी, या तो AB बराबर आ जाएगा या AB बराबर AC आ जाएगा, या AC बराबर क्या आ जाएगा BC आ जाएगा, या फिर AB बराबर BC आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा दूरी निकाल कर कि भाई कौन से वाले दो बराबर आ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हल करके यहाँ पर
AB के बीच की दूरी। तो ठीक है, AB के बीच की दूरी निकालेंगे हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगाकर। तो 6 माइनस 5 का वर्ग धन 4 माइनस ऑफ माइनस 2, तो मतलब प्लस 2 का वर्ग, ठीक है, बराबर 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग धन 6 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, तो ये हो जाएगा करनी में 37 AB, ठीक है। अब AC पे आओ, AC 7 माइनस 5 का वर्ग, ठीक है, धन माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 इसका वर्ग, ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2 का वर्ग, ठीक है, वर्ग, और ये 0 हो जाएगा प्लस का 0, ये वर्ग से करनी कट जाएगी, यानी कि इसका आंसर 2 आ जाएगा AC, ठीक है। अब आ जाते हैं BC पर। BC का निकालेंगे तो 7 माइनस 6 का वर्ग धन -2 4 माइनस का वर्ग, ठीक है, माइनस का 2 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है सर। BC बराबर 7 में से 6 गया तो 1 का वर्ग धन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 2, तो माइनस के 6 का वर्ग हो जाएगा करनी के अंदर, ठीक है। 1 का वर्ग तो 1 धन माइनस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, तो ये क्या हो जाएगा, करनी का 37, ठीक है, करनी का 37। तो BC का मान करनी का 37 आ गया है और AB का मान, यानी कि BC बराबर AB है, BC और AB ये जो है बराबर है आपस में, ठीक है। तो ये हो गई दो भुजाएं बराबर और एक भुजा हो गई कितनी, 2 हो गई, ठीक है। करनी का 37, करनी का 37, तो दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई और एक हो गई अलग, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, क्योंकि दो भुजाएं हमारी आपस में बराबर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक नए तरीके के क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर है। मान लेते हैं ये बिंदु है P जो कि है 2, -5 और एक बिंदु है यहाँ पर क्या है Q, यहाँ मान लो कहीं नीचे, मान लो यही मान लेते हैं Q, -2, 9। अब हमें ये x अक्ष है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो x अक्ष पर बिंदु हुआ मतलब कि y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। x का मान x मान लेते हैं हम लोग अभी, ठीक है, इसको मान लेते हैं PQR, ठीक है। अब ये बिंदु और ये बिंदु, हमें एक ऐसा बिंदु यहाँ पर ज्ञात करना है जो P से भी बराबर दूरी पर हो और Q से भी बराबर दूरी पर हो, मतलब कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम PR और QR को बराबर रख देते हैं। हमें क्या करना है, हम पहले मान लेते हैं, माना वह बिंदु x, 0 है, इसीलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, PR बराबर QR हो जाएगा, ठीक है। तो PR और QR के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे करनी में x2 माइनस x1 बराबर प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है, वर्ग वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। करनी से करनी को कर देंगे कैंसिल, ठीक है। इसके अंदर हम लिख दे, चलो मैं लिख कर ही बता देता हूँ। PR, तो ये P और R, तो x माइनस 2 का वर्ग धन 0 माइनस ऑफ -5 का मतलब +5 का वर्ग। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 का वर्ग धन 0 माइनस 9 का वर्ग, ठीक है, ठीक है सर। करनी से करनी कर दी कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग धन 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 2x इंटू 2 यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 4x प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग धन 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 2ab यानी कि 4x धन 9 का वर्ग कितना होता है, 81, ठीक है सर। अब यहाँ से देखेंगे तो इस साइड से x का वर्ग और x का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, ठीक है। ये x वाले एक तरफ कर लो और बिना x वाले एक तरफ, ठीक है। ये 4 धन 25 -4 का पक्षांतर किया तो ये -4 हो गया, -81 का पक्षांतर किया तो ये -81 हो गया, 4x और ये माइनस के 4x का किया तो ये प्लस का 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये 4 से 4 खत्म हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस का 56, ठीक है, और 4 4 8x हो जाएगा, ठीक है, 8x, ठीक है। x का पक्षांतर किया या 8 से इसको काट दिया तो ये हो गया -7, मतलब कि x बराबर कितना आ गया, -7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, -7। अतः बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -7, 0 होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -7, 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। इस तरीके का क्वेश्चन y अक्ष के लिए भी आ सकता है या और भी क्या x या y के लिए आ सकता है, ठीक है, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है हमें कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 p जो है वो 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। पहले हमें पॉइंट दे देते थे और उसके बीच की हमें दूरी बताना पड़ता था। अब हमें दूरी दे दी गई है और पॉइंट भी दे दिए गए, बस एक पॉइंट नहीं दिया गया है y अक्ष का, ठीक है, ये वाला। तो इसको हमें ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, देखो दूरी क्या दी है, पहले तो ये लिख लो दूरी। अब दूरी का सूत्र लिखो, तो यदि मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कहूं, ठीक है, तो x2 यानी कि 10 - 2
इसका वर्ग धन y2 कितना है y है तो y माइनस ऑफ -3 यानी कि +3 इसका वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा 10 बराबर 10 में से 2 गया 8 और 8 का वर्ग किया तो हो गया 64 धन ये हो जाएगा y का वर्ग धन 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और धन 2ab यानी कि 6y और ये यहाँ पर करनी है हमारी। ठीक है, अब करनी लगी है तो मैं इधर कर दूंगा वर्ग और इधर भी कर दूंगा वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। तो ये 10 दाम हो जाएगा 100 बराबर इस पे वर्ग करूंगा तो करनी कट जाएगी। ठीक है, 64 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 73 प्लस y का वर्ग प्लस 6y। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा y का वर्ग धन 6y बराबर यहाँ से ये 100 का पक्षांतर इधर कर लेंगे, बराबर नहीं होगा, 100 का पक्षांतर इधर कर लेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा और माइनस के 100 में से 73 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 27। ठीक है, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे y के। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम एक विभाजन वाले प्रश्न पर। एक ही प्रश्न करेंगे इससे, क्योंकि ज्यादा प्रश्न आते नहीं है। ठीक है, इसी तरीके का कुछ प्रश्न आ सकता है मतलब। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2 और इसको कह देता हूँ m1 m2। ठीक है, इस तरीके से। तो हमको यदि विभाजन सूत्र यानी कि जैसे ये अनुपात में विभाजित हो रहा है इस तरीके का कुछ आता है तो हम क्या सूत्र लगाते हैं, तो हम सूत्र लगाते हैं कौन सा वाला, हम इसको कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं निर्देशांक को, मतलब कि जो भी बिंदु है जो कि विभाजित कर रहा है मान लेते हैं वो बिंदु P है, तो P के निर्देशांक के लिए हम कैपिटल X, Y करते हैं। ठीक है, और कैपिटल X के लिए करते हैं हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 के बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, और y के लिए करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 के बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो x m1 का मान कितना है 2 है सर, और x2 का मान कितना है, x2 का मान देखो 4 है धन m2 का मान कितना है 3 और x का मान कितना है -1 के बटे में 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5 कॉमा इसी तरीके से m1 का मान है 2 और y2 का मान कितना है -3 धन m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7। ठीक है, इस तरीके से और नीचे आ जाएगा 5। ठीक, बराबर से क्या हो जाएगा 2 4 दूनी हो जाएगा 8 और -3 के बटे में 5 कॉमा -6 प्लस का 21 के बटे में 5। ठीक, ये 8 में से 3 गया तो बचा 5 के बटे में 5, ये हो गया कट कॉमा 21 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा, 21 में से 6 गया तो कितना बचता है 11 में 6 गया 5 और ये 1 15 के बटे में 5, 5 से 5 कट गया तो ये 5/5 लिखा है। ठीक है, 5/5 तो ये हो जाएगा 1,3। तो निर्देशांक क्या आ गया बिंदु के 1,3, मतलब 1,3 बिंदु जो है इस वाले रेखाखंड, इन दोनों से बनने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो ठीक है, इस तरीके का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमारा अध्याय 6 और 7 यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जल्द ही मिलते हैं आगे के अध्याय के साथ में। लेक्चर नंबर 3 हमारा हो चुका है, 4 के साथ में मिलते हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।